हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आज है वो है कल शाम को इंडियन टाइम के हिसाब से सीपीआई नंबर आया यूनाइटेड स्टेट्स का। सीपीआई मतलब वहाँ का इन्फ्लेशन नंबर आया और इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है ओवरऑल मार्केट का भी और गवर्नमेंट का भी, राइट? बिकॉज ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स पीपल एंड मार्केट ऑल्सो। कि इन्फ्लेशन अगर हाई है तो दिक्कत है, मतलब इन्फ्लेशन हाई है तो इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे। और इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे क्या मतलब क्या होता है कि ग्रोथ पे इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि कंपनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगी, राइट? तो इन्फ्लेशन नंबर आया, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके ऊपर ही मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट किया, काफ़ी मतलब ठीक ठाक पॉजिटिवली रिएक्ट किया। मोस्टली ऑलमोस्ट 1% के आसपास एस एन पी, मोर देन 1% एस एन पी 500 रहा। इवन यूरोपियन मार्केट्स भी पॉजिटिव रहे। तो ओवरऑल एक एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम इन्फ्लेशन का नंबर आया, ठीक है। और इवन उसकी वजह से ट्रेजरी यील्ड भी कम हो गई, जो 4.45 के आसपास थी एक दो दिन पहले, वो 4.35 पे आ गई है, राइट? तो वहाँ की जो 10 ईयर जीसेक यील्ड है तो उसके भी इंटरेस्ट, मतलब जो उसकी यील्ड है वो कम हो गई है, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन, जैसे ही इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट कट जो है वो हमें ट्रेजरी यील्ड में दिखती है, वो ट्रेजरी बॉन्ड्स के यील्ड में दिखने लग जाती है। तो जैसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कट बढ़ जाती है, वैसे ही ये ट्रेजरी यील्ड जो है 10 ईयर कम हो जाती है। तो वो 4.35 के आसपास अब आ गई है। तो इस तरह से मेजरली जो है यूएस मार्केट रहा। अब क्या रहा इन्फ्लेशन के नंबर में वो बता देता हूं। तो 3.4% बेसिकली ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन ग्रोथ रही वहां पे, जो कि लास्ट मंथ मार्च से ईयर ऑन ईयर के हिसाब से थोड़ी कम आई। मतलब क्या हो रहा था ना, एक्चुअली 3 महीने लगातार बढ़ी। जनवरी में 3.1 थी, फिर फरवरी में 3.2, फिर मार्च में 3.5। तो मार्केट थोड़ा जिटरी हो गया कि भाई, और उस हिसाब से भी थोड़ा यूएस फेड के भी जो अलग अलग लोगों की कमेंट्री आ रही थी कि भाई लगता नहीं है कि 2024 में इंटरेस्ट रेट कट होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन तो वापस बढ़ने लग गया। तो वो 3.5 के बाद अब ये 3.4 जो है, थोड़ी राहत की सांस ली है मार्केट ने, यार चलो और तो नहीं बढ़ा, थोड़ा तो कम हुआ, राइट? तो उसका ही राहत की सांस की वजह से थोड़ी सी मार्केट में एक ये उछाल आपको देखने को मिला है एक दिन, ये जो हमारा दिखा है, ठीक है। तो ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन ठीक ठाक रहा, 2.2% था। एनर्जी जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा बढ़ा है, वहां पर गैसोलीन प्राइसेस थोड़े से इंक्रीज होने की वजह से, राइट? और बाकी क्या कहते हैं, एज सच काफ़ी चीज़ें मतलब कंट्रोल में थी। फ्यूल ऑयल की बात करें अगर हम, वहाँ पर न्यू व्हीकल्स की जो इन्फ्लेशन उसकी बात करें, ठीक है, तो वो सब जो है थोड़े थोड़े कम हुए हैं। कोर इन्फ्लेशन जो बोला जाता है, जिसमें फ्यूल इंक्लूडेड नहीं होता और फूड इंक्लूडेड नहीं होता, वो भी 3.6% पे आया है, ठीक है। तो क्योंकि फूड इन्फ्लेशन वहां पर कम हो गया है, वो 2.2 हो गया है, तो उसके हटाने से एक्चुअली कोर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन एक्चुअली इंडिया के इन्फ्लेशन के आसपास है। तो ये चीजें अभी चल रही है। तो ऑफकोर्स मार्केट को थोड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो एटलीस्ट एक ये जो ट्रेंड था बढ़ता हुआ 3.1 से 3.5, वो 3.4 पे आके थम गया है। 3.4 दिसंबर में भी 3.4 था, अभी वापस जो है अपने अप्रैल में 3.4 आ गया है। तो अब मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि भाई आगे होपफुली अब आगे भी नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए ये मार्केट को थोड़ा अच्छा लगा। दूसरा जो काफी बड़ा न्यूज रहा कल जो रहा, वो है बिडेन एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने वहाँ के चाइनीज इंपोर्ट्स पे मेजर ड्यूटीज बढ़ाई हैं। और ये वहाँ पे इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे बहुत बड़ा डिस्कशन है। वहाँ पर भी इलेक्शंस हैं नवंबर में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट है कि चाइना के साथ रिलेशन, चाइना से इतना सामान आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में इतना इंपोर्ट करते हैं हम, उसकी वजह से अमेरिकन जॉब्स नहीं है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा। तो ये सारा डिस्कशन बहुत हो रहा है वहाँ पे। उसकी वजह से प्रेसिडेंट ने एक ऑलरेडी ये कार्ड खेला, राइट? कि उन्होंने क्या किया, टैरिफ्स लगाए स्पेसिफिकली चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स, सिर्फ स्पेसिफिकली चाइना पे लगाए। तो 25% टैरिफ्स लगाए, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे, 50% सेमीकंडक्टर्स पे जो चाइना से आ रहा है,
100% ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाइना हैज़ बिकम वेरी वेरी बिग। लास्ट 1-1.5 साल में चाइना ने ज़बरदस्त रैंप अप किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और मतलब उनकी जो कंपनी है BYDs और काफ़ी सारी, मतलब जो कई मेरे कुछ कलीग्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो चाइना विजिट किया है, जो ऑटो सेक्टर में है, वो कहते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज़ बिकम ए बिग बिग थिंग। ठीक है, एंड इट हैज़ मतलब Xiaomi जैसी कंपनी जो मोबाइल बनाती है, उन्होंने भी अभी कार लॉन्च की है और उसकी भी ज़बरदस्त मतलब रेटिंग्स वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह हैं। तो वो काफ़ी बड़ा एक ऐसा डंपिंग ग्राउंड लग रहा था भाई, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा बनाएगा चाइना और उनके पास सब सामान है और वो काफ़ी सस्ते में टेस्ला को कॉम्पीट और बाकी सब कंपनी को कॉम्पीट करेगा। तो उसका जो है तोड़ इन्होंने निकाला। 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो अभी कोई इंपोर्ट ड्यूटी, अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है भाई $20,000 में, तो $40,000 की पड़ेगी, तो वो खत्म हो गया। 50% ऑन सोलर पैनल्स पे भी लगाया। ठीक है, और तो इस तरह से ये इंपोर्ट ड्यूटीज जो हैं यूएस प्रेसिडेंट ने लगाई है, जबकि वहां पर अभी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। बट अगेन दीज आर फ्रॉम, एज आई सेड, थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी है और थोड़ा सा फ्रॉम सपोर्टिंग देयर बिजनेसेस भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कल दो मेजर चीज़ें हुई। एक तो इन्फ्लेशन नंबर आया और ये आया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कल, मतलब कल नहीं, शायद 2-3 दिन से हो रही है। वो है गेम स्टॉक और AMC करके एक वहाँ पर कंपनीज हैं। और गेम स्टॉप एक गेमिंग कंपनी है जो मतलब वीडियो गेम्स की सीडीज वगैरह बनाती है, और AMC वहाँ पर इट्स लाइक अ PVR। ठीक है, तो वो आई डोंट नो, आपको याद है 2021 में एक लिटिल किटी करके, शायद मेरा नाम याद है, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने जो है कुछ एक रेडिट ग्रुप था, उन्होंने जो कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, जो हेज फंड्स हैं, उन्होंने इन स्टॉक्स पे शॉर्ट किया हुआ था। तो उन्होंने वो शॉर्ट पोजीशंस को नेगेट करने के लिए इन स्टॉक्स में बहुत बाइंग की थी और ये स्टॉक्स बहुत बढ़ गए थे। तो वही ग्रुप में जो मेन पर्सन था वो एक्टिव हो गया 2 साल के बाद, फिर से 2-2.5 साल के बाद। तो ही स्टार्टेड पोस्टिंग लॉट ऑफ मीम्स ऑन द ट्विटर एंड ऑन रेडिट, और उसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि ये स्टॉक्स वापस बढ़ेंगे, और ये स्टॉक्स बढ़े ऑलमोस्ट 100% प्लस जो है ये स्टॉक्स 2-3 दिन में बढ़े हैं। थोड़ा कल जो है थोड़ा गिरे हैं फाइनली, बट ये बढ़े हैं इस तरह से। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक आई वॉज रीडिंग, मतलब एक कॉमेंट था ऑन ट्विटर कि भाई जब एक ऐसा ट्विटर हैंडल कि लिटिल किटी नाम से इस तरह से कोई ट्विटर हैंडल एक स्टॉक को बिलियंस ऑफ डॉलर का ग्रोथ दे सकता है, मतलब 100% ग्रो करा सकता है विद सम मीम्स पोस्ट करके, मतलब छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट किए उन्होंने। ठीक है, कुछ फोटोज पोस्ट की हैं उसकी वजह से। और बाकी जो एक एनालिस्ट है जो बेचारा DCF मॉडल कर रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यूज निकाल रहा है और वैल्यूएशन क्रिएट कर रहा है। तो ये जस्ट फॉर फन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। अब कुछ ये तो हो गया हमारा ग्लोबल के बारे में, कुछ इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो अभी जैसे ये जो US ने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह लगाई है, तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि यार अब ये चाइना तो बना रहा है इतना सामान, इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है, इतने सेमीकंडक्टर्स बना रहा है, ठीक है, और ओवर सप्लाई टाइप्स हो सकती है, तो ये हो सकता है इंडिया में डंप करे, क्योंकि इंडिया में तो डिमांड अभी बढ़ेगी इन सब चीज़ों की, तो इंडिया में डंप तो नहीं होगा। तो एटलीस्ट मतलब जो DGTR है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज जो है, तो उन्होंने थोड़ा सा इसको कहा है कि नहीं भाई हमारे यहाँ प्रोसेसेस हैं, ऐसे एंटी डंपिंग सिस्टम्स हैं, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोज एंड हाउ इट मैटर्स, बट ये एक डेफिनेटली एक कंसर्न है कि बिकॉज सच अ बिग मार्केट US इज, कि अगर वहाँ पे इतनी बड़ी इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं तो डेफिनेटली डिमांड पे फर्क होगा, और चाइना के स्टॉक्स पे भी कल इम्पैक्ट हुआ है इस चीज़ का। तो क्या ये चीज़ें जो है इंडिया में आ सकती हैं क्या, राइट? तो अब इससे क्या पता चल रहा है, क्या प्रोटेक्शनिज्म, गोइंग प्रोटेक्शनिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, ये दिख रही है ना आपको, कोविड के बाद ये चीज़ें चल रही हैं कि कंट्रीज वांट टू प्रोटेक्ट देयर कंपनीज, देयर बिजनेसेस। तो वो चीज़ें अक्रॉस द वर्ल्ड हम कई कई लेवल पे देख रहे हैं, तो ये चीज़ उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। MSCI का कल MSCI इंडेक्स जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स जो बेसिकली इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह को ट्रैक करता है, उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं, और उसमें कुछ कुछ पॉजिटिव्स हैं कि इंडिया का एक तो शेयर जो है उसमें वेट वो थोड़ा और बढ़ गया है, तो पहले 18.2% था, वो 19% हो गया है। चाइना इज स्टिल नंबर 1, वो 25% पे है, पहले 25.4 पे था, तो उसका थोड़ा कम हुआ है, इंडिया हैज़ इंक्रीज। तो गैप जो है फॉर एवर, मतलब जितना भी जब से वो इंडेक्स है सबसे कम गैप पे है अभी हम चाइना और इंडिया के बीच में। 13 कंपनीज हमारी ऐड हुई हैं,
तो उनका एक लार्ज कैप सेगमेंट है जिसमें JSW एनर्जी, कैनरा बैंक, इन द स्टार ऐड हुई है, एंड मैनकाइंड फार्मा, बॉश, सोलर, NHPC, टोरेंट पावर, थर्मैक्स, जिंदल स्टील एंड सुंदरम फाइनेंस जो है ये मिड कैप इंडेक्स में ऐड हुई है। और कौन कौन सी कंपनी निकली है? बर्जर जो है वो निकली है, पेटीएम और इंद्रप्रस्थ जो है डाउनग्रेड हुआ है फ्रॉम मिड कैप टू स्मॉल कैप। तो अब इनकी वजह से थोड़ा बहुत एक फ्लो, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा, एक काफ़ी पॉपुलर इंडेक्स है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर टैग टू दिस इंडेक्स, इट्स लाइक इंडेक्स फंड जो होते हैं उसमें ही काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स देयर विल बी सम बेनिफिट्स इन शॉर्ट टर्म टू दीज कंपनीज एंड एक थोड़ी डिमांड आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव रहती हैं, बट ओवरऑल गुड थिंग जो हमें ट्रेंड समझना है कि इंडिया का वेट बढ़ रहा है, आई थिंक उसके ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो बर्जर की बात कर ही रहे थे, तो बर्जर का रिजल्ट भी आया कल, ठीक है। नेट प्रॉफिट ओवरऑल 20% से बढ़ा, तो ऑफकोर्स वो मेजरली कॉस्ट मैनेजमेंट, मेरे ख्याल से लगता है कि लास्ट ईयर Q4 में थोड़े क्रूड ऑयल जो है वो हाई था, अब थोड़ा कम है, तो उसी का मेरे को ऐसा लगता है कि वो है, क्योंकि टॉप लाइन जो है वो सिर्फ 3% से बढ़ा है, रेवेन्यू 3% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, Q1Q एक्चुअली गिरा है, बट ठीक है। Q1Q दिसंबर क्वार्टर जो है पेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दिवाली क्वार्टर होता है, तो इसीलिए Q1Q टिपिकली मतलब हमें कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए कि ईयर ऑन ईयर ही होना चाहिए, तो ईयर ऑन ईयर 3% ही बढ़ा है रेवेन्यू, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी ईयर ऑन ईयर एक्चुअली इंप्रूव हुआ है, 8.8% हुआ है, बट ऑफकोर्स वो बिकॉज ऑफ द कॉस्ट जो है, जैसे मैंने बोला क्रूड ऑयल वगैरह की वजह से। वॉल्यूम इंक्रीज जो है वो भी अच्छा रहा, ओवरऑल 13.9% का जो है वॉल्यूम इंक्रीज कंपनी ने किया, ठीक है। जबकि वैल्यू इंक्रीज कम हुआ, बिकॉज ऑफ वैल्यू इंक्रीज कम इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस कट जो है कंपनी ने लिए, ठीक है, इसकी वजह से वैल्यू इंक्रीज हुआ, जबकि वॉल्यूम अच्छा इंक्रीज हुआ। तो दैट इज अ गुड थिंग कि वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब ये है कि भाई मार्केट में डिमांड है, ठीक है, कंपटीशन की वजह से आपको प्राइस कट्स लेने पड़ रहे हैं, बट मार्केट में एक डिसेंट डिमांड है, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। और मैनेजमेंट ने मतलब कमेंट्री यही दी है कि डिमांड सिनारियो इंप्रूव हो रहा है, अगले साल जो है इट शुड बी बेटर, एंड वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन पेंट्स, कोटिंग एंड वाटरप्रूफिंग सेगमेंट, दैट्स व्हाट दे से। ओबरॉय रियलिटी सेक्टर हैज डन वेरी वेल, एंड वी हैव सीन, मतलब ओबरॉय रियलिटी जो है ऑलमोस्ट 60% रिटर्न दिए लास्ट 1 ईयर में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, 64% ईयर ऑन ईयर उन्होंने बेसिकली प्रॉफिट ग्रो हुआ, 788 करोड़ का प्रॉफिट उनका ओवरऑल ग्रो हुआ, ठीक है। तो एंड इट हैज़ बीन डन डूइंग वेल। ओबरॉय ऑफ कोर्स दिस कंपनी इज मोर फोकस्ड ऑन मुंबई रियल एस्टेट, एंड मुंबई इज़ अ वेरी प्राइम रियल एस्टेट एज वेल, ठीक है। तो दे हैव बीन डूइंग वेल ओवरऑल इन अ रियलिटी सेगमेंट, ठीक है। तो ओवरऑल दिस हैज़ बीन द डेट। अभी उन्होंने कुछ नए लैंड पार्सल्स भी लॉन्च किए हैं इन वर्ली, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ के उन्होंने क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट, सॉरी मतलब 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फंड रेज प्लान भी उन्होंने करने का प्लान किया। हनीवेल ऑटोमेशन का भी रिजल्ट आया, अगेन कैपिटल गुड्स के सीमेंस का देख लिया, एबीबी इंडिया का देख लिया, तो कैपिटल गुड्स के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और यही चीज़ बुलिश काफ़ी रहे हैं। कैपिटल गुड्स सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है कंपनीज के पास, बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया इन एवरीथिंग, लॉट ऑफ फोकस हैज़ बीन कि भाई इंडिया से ही ज़्यादा सोर्सिंग होनी चाहिए। तो ऑल दीज कंपनीज हैव एकदम से मतलब विंडफॉल टाइप के इनको बेनिफिट्स मिले हैं, और इसी तरह से हनीवेल ऑटोमेशन ने भी 32% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। ओवरऑल रेवेन्यू जो भी जो 12% से ग्रो हुआ है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये भी एक यूएस कॉन्ग्लोमरेट है हनीवेल, ये सीमेंस भी जर्मनी बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो ये सब कंपनी जो हैं दे आर डूइंग प्रेटी वेल देयर। सिप्ला के जो फैमिली है, प्रोमोटर फैमिली ने 2.5% का स्टेक बेच दिया है, और कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा वो बेच रहे हैं। स्पेशली 8-9 महीने पहले ये बात हो रही थी कि टोरेंट कंपनी, टोरेंट फार्मा जो है दे में बाय सिप्लाज स्टेक, बट वो शायद डील हुई नहीं। बट उसके बाद दिस फैमिली हैज़ बीन सेलिंग अ बिट, 2.5% का स्टेक अभी इन्होंने बेचा है, एंड दे हैव बीन सेइंग कि दिस इज मेजरली फॉर चैरिटी पर्पस एंड सम कैश फॉर द फैमिली। तो दिस हैज़ बीन द थिंग, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी भी 30% प्लस स्टेक क्या कहते हैं फैमिली का है, हमीद फैमिली का इन द कंपनी, but definitely we should track it even closer कि how the promoter group is basically working towards it, company is doing well, decent results and everything। तो overall अगर वो सारी चीज़ें देखते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, मतलब हमें दिमाग में नहीं रहना चाहिए, बट ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। LIC को 3 ईयर एक्सटेंशन और मिल गया है सेबी से टू अचीव 10% शेयर होल्डिंग। तो अभी उनको मई 2027 16 मई 2027 तक 10%
शेयर होल्डिंग को पब्लिक करना है। अभी 3.5% ही पब्लिक शेयर होल्डिंग है, बाकी सारा प्रमोटर है, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है वो, ठीक है, जिसमें 96.5% स्टेक गवर्नमेंट का है। और ये उनको 10% पे लेके आना है, मतलब 96.5 से 90% पे प्रमोटर होल्डिंग लेके आनी है। तो ये अभी 3 साल का, तो पहले ये 2024 की लाइमलाइन थी, बट ये थोड़ा सा उन्होंने एक्सटेंड किया है, तो ये चीज़ हमें समझनी है। बट अगेन आई थिंक ये फिर से भी एक्सटेंड हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज को वो सारी थोड़ी लेवरेज दी जाती है ऑन द प्रमोटर। जो इनके जो रूल्स हैं, काफ़ी सारी गवर्नमेंट कंपनीज और भी हैं ऐसी, जो ये ऐसे 25% का एक्चुअली मिनिमम शेयर होल्डिंग का रूल है कि 5 ईयर लिस्टिंग के बाद आपको 25% पे शेयर होल्डिंग लेके, मतलब मिनिमम आपका 25% फ्री फ्लोट होना चाहिए, 25% की पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी ही चाहिए, ये रूल है सेबी का। तो ये 5 ईयर के लिस्टिंग के बाद का ये रूल है। बट ये LIC को एग्जेम्पशन के लिए 10 साल का किया हुआ है अभी तक ये। लेट्स सी हाउ इट बेसिकली गोस, ठीक है। और बाकी विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट ने और थोड़ा सा कम किया, 5700 रुपीज़ पर टन पे कर दिया है। तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर बेसिकली कंपनीज लाइक रिलायंस एंड अदर, बिकॉज ये लेके आए थे बिकॉज ऑफ एनर्जी। ये सब जो सामान आता था हमारा रशिया से, बेसिकली क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे और फिर उसको रिफाइन करते भी नहीं थे, या करते भी थे तो उसको और फिर एक्सपोर्ट कर देती थी ये कंपनीज। इंडियन कंपनीज ने काफ़ी ये सब किया है लास्ट 1-2 साल में। तो उसकी वजह से ये टैक्स, बेसिकली विंडफॉल टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था कि भाई आपको विंडफॉल गेन्स हो रहे हैं, आपको एक सस्ता, एक ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से आपको सस्ता ऑयल मिल रहा है, आप उसको रीबैज कर रहे हो, कभी कभी इवन रिफाइन भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ वापस उसको दूसरी कंट्रीज में बेच रहे हो, तो ये एक विंडफॉल गेन है, ये बिना कुछ किए गेन है, तो इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी भी चल रहा है, तो वो थोड़ा क्रूड ऑयल प्राइसेस के हिसाब से थोड़ा चेंज होता रहता है, तो थोड़ा कम किया है, और उसकी वजह से डायरेक्टली इट इम्पैक्ट्स कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल एंड रिलायंस एक्सेट्रा। तो ये था आज का नॉलेज, सॉरी ये था आज की न्यूज़। तो नॉलेज सेक्शन की आप सब वेट कर रहे होंगे, तो आज का नॉलेज सेक्शन मेरे को लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए स्टॉक एनालिसिस में क्या क्या गलती हमारी हो सकती है, ठीक है। तो एक कंपनी थी, आपने शायद सुना होगा अगर आप 2-3 साल से थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो जिसका नाम था ब्राइट कॉम। तो मैं आपको वो कंपनी के बारे में दिखाता हूँ पहले तो अभी वो 2,500 करोड़ की कंपनी, छोटी कंपनी है। तो ये हुआ उसके साथ, तो ये एक टाइम पे कुछ 24,000 करोड़ की कंपनी थी, 116 रुपये का स्टॉक था उसका, आज इसका स्टॉक 12 रुपये का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स था इन अक्टूबर 2021, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त रैली हुई थी ना मार्केट में। अब देखो आप, मई 2021 से अक्टूबर 2021 में ये स्टॉक जो है ये 6 रुपये से 117 रुपये का हो गया था। ज़बरदस्त ग्रोथ थी। ये एक एडवर्टाइजमेंट बेसिकली स्पेस में थी, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस में ये कंपनी थी। और तो क्या कहते हैं, उस तरह से इसका बेसिकली थॉट प्रोसेस उस स्पेस में ये कंपनी प्ले कर रहे थे, और काफ़ी बात हो रही थी उस टाइम आईटी कंपनी की तरह, टेक बिजनेसेस की तरह, कि भाई ये काफ़ी इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। तो अब इनके नंबर्स देखो आप, कि अब ये जून में एक नंबर है, तो 321 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया। अगर यहाँ पर देखें तो ग्रोथ 40% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ, 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। तो यही चीज़ नंबर्स इनके लगातार इस तरह से नंबर्स आए हैं, और ये आपको देखो कि अच्छा खासा प्रॉफिट कराया जनरेट, और क्या चाहिए। यहाँ पर देखो आप TTM में, मतलब जून 2023 के हिसाब से TTM है, ठीक है। तो 1400 करोड़ रुपए का मतलब प्रॉफिट इन्होंने कंपनी ने उसको दिखाया है, जो कि 900 करोड़ का था। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपने कहा यार बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है। अब आप आगे देखो, ठीक है। तो बोरोइंग्स देखो आप इनकी, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, वाह। और क्या है, 4,500 करोड़ का नेट रिजर्व है कंपनी के पास। आपने कहा यार बढ़िया, मतलब कंपनी में कोई डेट नहीं है, 4,500 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, भाई बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर ग्रोथ देखो आप 30%, 5 ईयर्स में 16% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 10 ईयर्स में 33% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 3 साल में 25% का वो है, ठीक है। तो एक्सपेंस भी जो है उस हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं। ROC नंबर देखो 29, वाह। ROE 21, और क्या चाहिए। डेट जीरो जैसे मैंने बोला, ठीक है। और तो हर चीज़ फॉरेन, मतलब प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। सितंबर 2021 में 8 थी, अब 18 हो गई है। तो प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर भी स्टेक बढ़ा रहा है, ठीक है। DIIs की होल्डिंग कम है, ठीक है, बट FIIs की भी होल्डिंग 14-15% चली गई थी। चलो हम अगर मार्च 2023 की बात करें तो 15% तक FIIs होल्डिंग है, बढ़िया है।
नाम देखो, वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स के पास 1% का है, तो वैनगार्ड जैसे बड़े प्लेयर्स के पास, वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट के पास 1% का स्टेक है, ठीक है। शंकर शर्मा जी के पास 1% का स्टेक है। तो आपने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा सर सब कुछ अच्छा है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या प्रॉब्लम, मतलब अब ये चीज़ अगर हम अभी देख रहे हैं कि स्टॉक इतना गिरा है वो बात अलग है, बट अच्छा तो स्टॉक है, ठीक है, अच्छा कर जाएगा, सब ग्रोथ चल रही है, सब कुछ अच्छा है, फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, ठीक है ना। बट ये सारे जो नंबर्स हैं ये कुकड अप नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए जून में के बाद इन्होंने 2 क्वार्टर में तो इन्होंने अभी तक रिजल्ट्स ही नहीं दिखाए। सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स ही कंपनी ने पब्लिश नहीं किए हैं, और कल ही एनएससी का नोटिफिकेशन आया है कि नाउ एनएससी इज नॉट अलाउइंग ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक। ट्रेडिंग बंद हो गई है स्टॉक की कल। तो आप आई एम होपिंग आप समझ रहे हैं कि गवर्नेंस, राइट, सिर्फ नंबर्स पे नहीं प्ले करना है, गवर्नेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हमें समझना है, ठीक है ना। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखो मोतीलाल ओसवाल के पास भी था थोड़ा बहुत स्टेक इस कंपनी का, ठीक है, मार्च 2024 तक का है, तो उसके पास भी अभी भी उसके पास 3.5 करोड़ रुपए का माइक्रो कैप इंडेक्स, चलो वो तो माइक्रो कैप इंडेक्स है, उसमें कुछ नहीं कर सकते थे वो, ठीक है। बट माय पॉइंट इज कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, एफ का होल्डिंग इस कंपनी का एक टाइम पे 15-16% का था, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रहा है, जो चीज़ें हमें देखते हैं, हम आरओसी नंबर्स देखो, आरओई देखो, डी देखो, ग्रोथ देखो, सब कुछ देखो आप, अगर हम यहाँ कहीं हों तो हमें लगेगा यार ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है, हमें क्यों नहीं, और पी अगर अभी देखें तो 1.75 का पी है, ठीक है। तो माय पॉइंट इज कि अब ये सारी चीज़ें जैसे हमें बहुत सारे लोगों ने हमें भी बोला कि इसका एनालिसिस करो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त स्पेस में है, एडवर्टाइजमेंट स्पेस में डिजिटल मार्केटिंग बहुत बढ़ रही है, तो ये बहुत अच्छा कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हुई, तो बट वी नेवर मेड एनी वीडियोज़ एंड एवरीथिंग ऑन इट, और ये सब चीज़ों हमने किया नहीं, क्योंकि वी हैड दिस कि भैया रीजन सही नहीं है इसका जो नंबर्स आ रहे हैं। तो एक फॉरेंसिक एनालिसिस वगैरह में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको गवर्नेंस फैक्टर में आपको बता रहा हूँ कि आपको सब कुछ हो सकता है, सब चीज़ें अच्छी लग रही हूँ, जैसे हमारा 5G जो फ्रेमवर्क है ना, जो जी है उसलिए हमारा लास्ट है और डैश के बाद है, 5 और जी हम अलग से लिखते हैं। तो गवर्नेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें इन्होंने बोला कि भाई हमने EY से ऑडिट कराया, इन्होंने एक्चुअली EY से ऑडिट नहीं कराया, किसी और से ऑडिट कराया। तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी थी, मतलब आई रेड सम आर्टिकल्स, आप भी पढ़ोगे तो आई थिंक देवर लॉट ऑफ, ट्विटर पे कुछ थ्रेड्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं विच हैव बीन पब्लिश्ड ऑन दिस कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड हाउ देयर वाज लाइक अ फ्रॉड विच हैपेंड बेसिकली इन दिस कंपनी, ठीक है। जो नंबर्स हैं काफ़ी कुकड अप नंबर्स हैं, एक्चुअली इतना सब था ही नहीं। इसके ऊपर इंटरव्यू भी लिया था CNBC ने कि आपके पास इतना बड़े रिजर्व्स हैं, आप डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा नहीं हमें री इन्वेस्टमेंट करना है। जो ये ग्रोथ आई है वो कैसे आई है, मोस्टली कंपनी के एक्विजिशन से करी है इन्होंने ग्रोथ। ऐसा हुआ कि बहुत सारे छोटे 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 एक्विजिशंस करते रहे, उस तरह से ग्रोथ दिखाते रहे, उसमें भी काफ़ी सारे और भी झोल समझ आए हैं लोगों को कंपनी में। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जब आप एक स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो सिर्फ ये इसने इन्वेस्ट किया है इसलिए कर रहे हैं यार, ये देखो ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती है, लॉट ऑफ क्यूज, एक कई बार एक सब्जेक्टिव एनालिसिस भी ज़रूरी है, सिर्फ फाइनेंशियल, सिर्फ एक क्वांट एनालिसिस समटाइम्स डजंट वर्क। तो सब्जेक्टिव एनालिसिस की क्या लग रहा है, कैसी फील आ रही है, एक बिजनेस अच्छे से समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मैनेजमेंट कितने कॉन्फिडेंस से बातें कर रहा है, बिजनेस कैसा लग रहा है, राइट, इंडस्ट्री की और क्या क्या चल रहा है, बाकी कंपनीज, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा समझनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़े सॉफ्टर एस्पेक्ट्स ऑफ एनालिसिस ऑल्सो मैटर्स, और यही चीज़ हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं समझाने की, और कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें हम अवॉइड करें एज मच एज पॉसिबल। दो मैं ये नहीं कह रहा कि हम 100% कोई भी चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो भी मतलब स्वेड अवे बाय दिस काइंड ऑफ नंबर्स और समथिंग, और ये कंसिस्टेंटली अगर चले 3 4 5 साल तो कोई भी चीज़, कोई भी एक अच्छा एनालिस्ट इसमें फंस सकता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छे नंबर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मेरे को लेना चाहिए, सोचना चाहिए। हो सकता है थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, हो सकता है ये सब पहले ने इन सब ने फ्रॉड किया हो, लेकिन अभी चीज़ ने, अब इन्होंने एक्चुअली एक जेन्युइन बिजनेस बनाया हो, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है अगर ये कंसिस्टेंटली। बट आपको ये चीज़ें समझनी है कि आप जब एनालिसिस कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों को भी देखें, ठीक है। और इसकी केस स्टडी पढ़ें, आप ट्विटर वगैरह पे देखेंगे, और इसका अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आई एम श्योर आपको ये
और समझ आएगा। आई विल ऑल्सो ट्राई कि माई टीम या मैं कि इसका पूरा एक समझाएं कि हुआ क्या है ब्राइटकॉम में। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वी शुड ऑल्सो मेक अ स्टोरी अराउंड इट, मतलब एक वीडियो अराउंड इट कि जिसमें ये चीज़ें, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आई आस्क माई टीम और आई विल मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन व्हाट हैपेंड इन ब्राइटकॉम। ठीक है, दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, और इन्वेस्ट इन डॉट इन वेबसाइट जरूर चेक कीजिए। लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स वी हैव मेड फॉर यू, प्लीज जरूर चेक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। जय हिंद दोस्तों।